Ristikon IAS, a leading institute for PCS and IAS. हेलो नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। बीपीएससी एग्जाम का अब कुछ ही दिन शेष है और ऐसे में आप सब जो है अपना अंतिम रिवीजन शुरू कर चुके होंगे। इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, तो कम से कम समय में अधिक क्वेश्चन को रिवाइज करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है आज का वो है, हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किस राज्य ने किया है? ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव, आप जानते हैं कि हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन जो है ये नागालैंड के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये जो आयोजन है ये नागालैंड के द्वारा किया गया है। ठीक है, हॉर्नबिल का एक अलग वेशभूषा होता है, नागालैंड में अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो है ऐसा किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है हॉर्नबिल एक पक्षी का भी नाम है। ठीक है, और उसी पक्षी के आधार पे हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है, चीफ मिनिस्टर जो है नेफ्योरियो है और गवर्नर लाग गणेशन है। ठीक है, तो नागालैंड के इलाके में अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए हॉर्नबिल पक्षी के आधार पे जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो जो जल जीवन हरियाली और पूरी दुनिया में जो है जल को लेकर, वाटर को लेकर के जो है अवेयरनेस शुरू हो चुका है, क्योंकि कई जगह पे जो है वाटर को लेकर के प्रत्येक साल प्रॉब्लम हो जाती है और खास करके जो है नॉर्थ इंडिया वगैरह है वहां पे भी वाटर की बहुत सारी समस्या हो जाती है। तो पूरी दुनिया में वाटर को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, उसी में एक प्रोग्राम है वाटर स्मार्ट किड अभियान। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है मेघालय का। इसमें क्या है, तो बच्चों को जो है अवेयर किया जाता है कि पानी की बचत कैसे करें, किस तरह से क्या नुकसान हो सकते हैं पानी के ज्यादा खपत होने से, ये सब सिखाया जाता है और बच्चों को अवेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है मेघालय का। ठीक है, स्मार्ट वाटर किड अभियान। मेघालय की बात करें तो मेघालय का कैपिटल शिलोंग है, चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा है और गवर्नर जो है CH विजय शंकर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 25 नवंबर को नॉन वेज डे घोषित किया है? ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस राज्य में हुआ होगा ये। तो ये नॉन वेज डे घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में CM है इनके योगी आदित्यनाथ, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन वेज डे क्यों घोषित किया गया है, थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वहां के एक संत हुए थे जिन्होंने अहिंसा को परम धर्म माना था और अहिंसा का प्रचार प्रसार किया था। वो संत थे साधु TL वासवानी, जिनका पिक्चर जो है पीछे हम देख चुके हैं। ये TL वासवानी है और इन्हीं के जन्मदिन जयंती के पे जो है 25 नवंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है और पूरे राज्य में जो है नॉनवेज डे घोषित कर दिया गया है 25 नवंबर को। ठीक है, तो 25 नवंबर को जितने भी स्लाउटर शॉप है, मीट शॉप है, वो सारे चीज जो है बंद रहेंगे। कैपिटल है उत्तर प्रदेश का लखनऊ और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन है? ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो बन चुका है वो है दमोह। ठीक है, दमोह कहां पे है, तो ये MP में है। ठीक है, सरकार ने 2024 में ही ये नोटिफिकेशन जारी किया है और यहाँ पे 2 अभ्यारण्य थे। ठीक है, एक था नोरोदेही अभ्यारण्य, ठीक है, और एक था रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, और दोनों को मर्ज किया जा रहा है। ठीक है, मर्ज करने से दमोह जिले का जो ये अभ्यारण्य है वो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बन जाएगा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में है, दमोह जो अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है और गवर्नर यहाँ के मंगूभाई C पटेल है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो है मोहन यादव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र होता है क्या है, तो जहां पे न्यू इनोवेशन किया जाएगा टेक्नोलॉजी को लेकर के, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को लेकर के इनोवेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर स्थापित हो रहा है भारत का पहला है, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक, हाल के समय में उत्तर प्रदेश में कई ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में दूरसंचार के फील्ड में भी उत्तर प्रदेश जो है ग्रो कर रहा है और पहला
उत्कृष्टता सेंटर स्थापित किया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां पे पीपीटी मॉडल पे प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जो है कई सारे इनोवेशन किए जाएंगे टेक्नोलॉजी के फील्ड में, टेलीकॉम के फील्ड में। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल है क्या? तो मेनली क्या है, आंगनवाड़ी का जो गठन हुआ था, तो आंगनवाड़ी का मेन काम है पहला जो है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना बच्चों को। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर, बच्चों को का जो है स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करना जो प्राइमरी स्टेज का होता है। दूसरा प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, और जो फूड वगैरह है वो भी प्रोवाइड करना है। तो तीन काम के लिए आंगनवाड़ी का गठन किया गया था। आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल जो है ये दिव्यांग बच्चों के लिए। ठीक है, दिव्यांग बच्चों को एफोर्डेबल रूप से ये सारी चीजें मिल सके, आंगनबाड़ी का जो सुविधा है वो दिव्यांग बच्चे भी उठा पाए, इसके लिए जो है आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल को लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तत्कालीन जो स्मृति ईरानी थी उसकी केंद्रीय मंत्री थी। ठीक है, आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, समझ गए इस चीज को। चलिए अगला प्रश्न है कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तो कॉलिंस एक डिक्शनरी का नाम है। ठीक है, ये एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी स्कॉटलैंड की एक डिक्शनरी है और काफी इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, पॉपुलर है, और यहाँ हर साल जो है कुछ नए शब्द को स्थान दिया जाता है। और इस बार का जो कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर है वो एआई को रखा गया। ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और क्लास के बाद जो है खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके एग्जाम में वो चीज साथ जाएगा, याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 में आसियान भारत बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये आयोजित किया गया था जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, जो बाजरा है और बाजरा संबंधित जो उत्पाद है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जो है फूड का प्रॉब्लम आ रहा है, और ऐसे में जो मोटे अनाज है, जो मेज मिलेट्स है, ये सब चीजें जो है जो फूड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है। और इसी सिलसिले में इस चीज के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो है ये आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया था जकार्ता में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जकार्ता की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें तो कैपिटल जकार्ता है इसका और प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है विश्व का 8वां आश्चर्य किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तो विश्व का 8वां आश्चर्य दो स्थल पे कंपटीशन था। एक था इटली का पोम्पियो और एक था अंकोर मंदिर। दोनों में कंपटीशन चल रहा था कि किसे घोषित किया जाए। ठीक है, तो कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है उसको दुनिया का 8वां आश्चर्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर को ये कंबोडिया में स्थित है और ये एक हिंदू टेम्पल है। धीरे धीरे जो है कालांतर में ये बुद्ध टेम्पल हो गया, तो एक हिंदू और बौद्ध जो है सम्मिलित टेम्पल है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कंबोडिया की राजधानी फोन पे है, करेंसी कंबोडियन रियाल चलती है और किंग यहाँ के नोरोडोम सिहामोनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हाल ही में मिनटमैन 3 खबरों में था, यह क्या है? ठीक है, तो मिनटमैन 3 जो है अमेरिका का यूएस एयरफोर्स का एक मिसाइल है। ठीक है, मिनटमैन, और ये एक आईसीबीएम मिसाइल है, आईसीबीएम मिसाइल है। ठीक है, क्या है ये? मिनटमैन 3 मिसाइल है अमेरिका का और आईसीबीएम मिसाइल है। आईसीबीएम का मतलब क्या होता है? तो इंटर कॉन्टिनेंटल, ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मारने की क्षमता रखने वाला मिसाइल है ये मिनटमैन 3। यूनाइटेड स्टेट का एयरफोर्स के द्वारा ये मिसाइल जो है यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है
फीफा विश्व कप 2034 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, तो 2034 के लिए बिड्स ओपन हुई थी कि कौन सा देश जो है रेडी है इस चीज के होस्टिंग के लिए, तो ऐसे में सऊदी अरबिया ने जो है होस्ट के लिए बिडिंग डाली है। तो 2034 का जो है ये फीफा वर्ल्ड कप जो है सऊदी अरबिया में होगा। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप जानते ही हम लोग किससे संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए सऊदी अरबिया ने जो है ये बिडिंग किया था 2034 के वर्ल्ड कप के लिए। सऊदी अरबिया कैपिटल है रियाद, करेंसी सऊदी रियाल चलता है और किंग है यहाँ के सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, वर्ष 2023 का विषय क्या था? ठीक है, डायबिटीज जो है एक कॉमन प्रॉब्लम होते जा रहा है और आजकल के यंगस्टर्स में भी जो है गलत खान पान की वजह से ये डायबिटीज का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, हर साल 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है ताकि इसको कैसे क्यूर करना है, कैसे इसको रोकथाम करना है और क्या सब खाने से प्रॉब्लम हो जाता है उसके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। तो इस बार 2023 का जो थीम था वो था मधुमेह देखभाल तक पहुंच। ठीक है, मधुमेह देखभाल तक पहुंच। ठीक है, चलिए वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर देख लिए हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करेगा, इस उपग्रह का नाम क्या है? ठीक है, तो हर स्टेट हर बड़ी यूनिवर्सिटी जो है अपना अपना सैटेलाइट बनाने के लिए जो है मुक्त है, उसको इसरो वगैरह से अप्रूवल लेना पड़ता है और ऐसे ही में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना भी कुछ रिसर्च करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की है और उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक के नाम पे ही रखा गया है। तो आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है, तो ये है सैयद अहमद। ठीक है, सर सैयद अहमद खान इसके जो है संस्थापक थे और उन्हीं के नाम पे जो है सैयद अहमद सैटेलाइट का नाम रखा गया है। ठीक है, SSAMU करके इस सैटेलाइट का नाम रखा गया है। अगला है, डॉक्टरों के लिए एक देश एक पंजीकरण मंच कौन लॉन्च करेगा? ठीक है, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मेनली ये डॉक्टर्स के डुप्लीकेसी को रोकने के लिए जो है इस चीज का यूज किया जाएगा। ये पब्लिक में, ये पब्लिक डोमेन में ये जानकारी डॉक्टर्स की अवेलेबल रहेगी कि किस डॉक्टर ने क्या पढ़ा है, किस चीज में स्पेशलाइज्ड है और उसको लाइसेंस कहाँ के लिए मिला है, किस हॉस्पिटल में वो कार्यरत है या किस स्टेट गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दिया है यहाँ पे क्लिनिक वगैरह हॉस्पिटल वगैरह खोलने के लिए। तो ये सारा डिटेल पब्लिक डोमेन में रहेगा और डॉक्टरों को जो है एक प्लेटफॉर्म पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो देश में एक ही पोर्टल रहेगा जो जिसको एक्सेस करके हर डॉक्टर के बारे में जाना जा सकता है। ठीक है, और ये जो डॉक्टर के एजुकेशन से रिलेटेड है इसलिए इसको करने वाला जो संस्था है वो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है इस चीज को शुरू करने वाला है। ठीक है, चेयरपर्सन है नेशनल मेडिकल काउंसिल के BN गंगाधर। नेशनल मेडिकल काउंसिल का जो गठन है वो 25 सितंबर 2020 को हुआ था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, IIT मद्रास अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहां स्थापित करेगी? ठीक है, तो IIT मद्रास जो है अपना फर्स्ट जो अंतरराष्ट्रीय सेंटर है वो स्थापित करने जा रही है। स्थापित किया उसने जंजीबार तंजानिया में। ठीक है, कहां पे स्थापित किया? जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया है IIT मद्रास। ठीक है, तंजानिया के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। ये कैंपस है वहां का तंजानिया का, IIT मद्रास का जो अभी ओपन हुआ है। कैपिटल है तंजानिया का दोदोमा, करेंसी तंजानियन सिलिंग चलती है, प्रेसिडेंट सामिया सुलूहु हसन है और प्राइम मिनिस्टर कासिम मजालीवा है। ठीक है, अगर मैप में देखें तो ये तंजानिया का इलाका ये एक अफ्रीकन कंट्री है और ये जो है यहाँ पे जो है पहला IIT मद्रास का इंटरनेशनल कैंपस खुल रहा है। ठीक है, तो अपने देश के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो है ये कैंपस खोला जा रहा है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? ठीक है, तो रचनात्मक शहर का मतलब क्या होता है कि क्रिएटिविटी क्या है उस शहर की, उस शहर के अधिकतर लोग क्या है। ठीक है, लिखने में सक्षम है या संगीत में सक्षम है, नृत्य में सक्षम है। ठीक है, और ये किस संस्था के द्वारा, किस संस्था की बात कर रहे हैं? यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को के बारे में हम सब जानते हैं
और कई बार जो है करंट अफेयर सेशन के दौरान मैंने इसकी चर्चा भी की है। यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो पूरे दुनिया में कल्चर को, कल्चरल चीज को, एजुकेशनल चीज को, जो साइंटिफिक इंपोर्टेंस का है उसका संरक्षण करने का काम करती है। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि ये जो है विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। इसका मतलब होता है कि ये पूरी दुनिया में अब जो है एक जो है इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का हो गया है। अब कोई भी देश यदि हमला भी करता है तो उसका जिम्मेवारी होगा कि उस साइट को जो है बचा के चले, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी दायित्व है कि उस चीज को जो है अच्छे से रख रखाव करे। ठीक है, और विरासत स्थल घोषित होने के बाद पूरी दुनिया से लोग आते भी हैं, पर्यटन में भी जो है बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो किस शहर को ये घोषित किया गया है? तो कोझिकोड और ग्वालियर को, दो शहर को जो है ये सूची में शामिल किया गया है। रचनात्मक शहर में क्यों शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को जो है, ठीक है, म्यूजिक के लिए ग्वालियर को, ठीक है, म्यूजिक के लिए जो है ग्वालियर को घोषित किया गया है, और लिटरेचर के लिए कोझिकोड को जो है घोषित किया गया। ठीक है, म्यूजिक के लिए ग्वालियर को और कोझिकोड को लिटरेचर, साहित्य के लिए जो है घोषित किया गया है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का गठन जो है 16 नवंबर 1945 को हुआ था। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और जो इसके डायरेक्टर हैं वो जिंग क्यू हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस जो है ये हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को, ये 2021 से ही जो है ये प्रपोजल आया था कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाना जाना चाहिए। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया क्यों जाता है? कि ये झारखंड के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए भगवान बिरसा मुंडा। वहां के लोग इनको भगवान कह के ही संबोधित करते हैं और भगवान ही मानते हैं बिरसा मुंडा को, और इन्होंने जो है अपना जो है संपूर्ण बलिदान दिया था इस लड़ाई में। ठीक है, अपने लोगों की लड़ाई में, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में। इसलिए उनके जन्म दिवस पे 15 नवंबर को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, और उनके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 के बाद से ये प्रपोजल आया था। ठीक है, जो भगवान बिरसा मुंडा है उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, और 9 जून 1900 को जो है रांची सेंट्रल जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आप जानते हैं कि कोरोना टाइम में, कोविड-19 के टाइम में देश में जो सबसे बड़े वॉरियर्स के रूप में आए थे वो यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेज थे। उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। कई डॉक्टर्स नर्सेज ने अपना बलिदान भी दिया है इस चीज में, और इसलिए 2022 का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है वो संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। ठीक है, तो ए और बी दोनों को ही जो है संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, ये कोविड-19 के काल में जो है उनका जो ये काम था, सराहनीय काम था, उसके मद्देनजर इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए 37वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नेशनल गेम्स जो है इस बार जो किया गया है वो है गोवा में। गोवा में जो है इस बार का 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत है, कैपिटल पणजी में है, और गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 का विजेता किस शहर को घोषित किया गया है? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, पिछले कई बार से जो है एक ही शहर जीत रहा था, इस बार दो शहरों को संयुक्त रूप से जो है ये अवार्ड दिया गया। इंदौर और सूरत को जो है संयुक्त रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 का विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, कई बार से इंदौर जो है जीत ही रहा था। इंदौर और सूरत, इंदौर मध्य प्रदेश में है और सूरत गुजरात में है। ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया का। ठीक है, और उसके बाद जो है नवी मुंबई का रैंक आता है। ठीक है, इंदौर को 7वां बार जो है क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इंदौर से हम लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने शहरों को साफ बनाने में, स्वच्छ बनाने में अपना भी योगदान करना चाहिए। ठीक है, चलिए सैन्य सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो
सेना से संबंधित जो डिटेल्स है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो ऐसे कोई देश रिलीज नहीं करता, कोई संस्था रिलीज नहीं करती जो गवर्नमेंट की है, तो रिलीज करने वाली एक नॉन गवर्नमेंटल संस्था है जिसका नाम है शिपरी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है सिडनी में, स्टॉकहोम में है। ठीक है, और यहीं से जो है ये रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये थिंक टैंक की काम करती है और अपना ऑब्जर्वेशन प्रस्तुत करती है कि किस देश के पास कितना हथियार है, किस देश के पास कितना न्यूक्लियर हथियार है, कौन सा देश मिलिट्री में सुपर है, नंबर 2 पे है। तो इस तरह के जो है रिजल्ट ये घोषित करती है। तो इस बार जो सैन्य सूचकांक में है, भारत को चौथा स्थान दिया गया है। ठीक है, चतुर्थ स्थान दिया गया है भारत को। भारत का इसके साथ अन्य देशों का रैंकिंग की बात करें तो पहला स्थान जो है यूनाइटेड नेशन का है। ठीक है, दूसरा स्थान रसिया का है, थर्ड चाइना, और फोर्थ में जो है इंडिया को स्थान दिया गया है सैन्य सूचकांक में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 किस महिला विजेता को दिया गया? ठीक है, तो महिला विजेता का नाम पूछ रहा है, तो महिला में एतना बोनमती को दिया गया है और पुरुष में जो है रोड्रो को दिया गया। एतना बोनमती महिला को जो है ये पुरस्कार दिया गया महिला में, और रोड्रो को जो है पुरुष में दिया गया। ठीक है, इतना इनको पुरस्कार मिला है महिला फीफा वर्ल्ड कप महिला में। चलिए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 16वां वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वित्त आयोग जो है हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। 5 वर्ष में राष्ट्रपति गठित करते हैं। आर्टिकल जो है 280 के अंतर्गत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, और उन्हीं के अकॉर्डेंस जो है जो रेवेन्यू होता है उसका बंटवारा होता है। तो आर्टिकल याद रखिएगा 280 के तहत होता है, हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा गठित होता है। अब आते हैं 16वें वित्त आयोग पे। तो 16वां वित्त आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया है। अरविंद पनगढ़िया जी हैं, आप नाम सुने होंगे इनका, क्योंकि ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है, जब नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में, तो पहला उपाध्यक्ष जो है इन्हीं को बनाया गया था। अध्यक्ष जो है हमेशा प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। ठीक है, तो अभी जो है अरविंद पनगढ़िया जो है ये वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष है। अभी वित्त आयोग कौन सा चल रहा है? 16वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, दिसंबर 2023 में इसका गठन हुआ है। चलिए, अगला है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2023 के अंत तक कितना था? तो विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? तो आज के टाइम में हर देश को कुछ ना कुछ बाहर से खरीदना पड़ता है, दूसरे देश से खरीदना पड़ता है। तो दूसरा देश, मान लेते हैं अमेरिका से कोई ट्रेड कर रहे हैं, तो जब अमेरिका से कोई सामान परचेज करेंगे तो वहां वो रुपया नहीं हम देते हैं, और रुपया वो लेता भी नहीं है, तो हमको देना पड़ता है डॉलर में या सोना में या चांदी में या फिर अन्य सिक्योरिटीज वगैरह में, जो फॉरेन सिक्योरिटीज है। ठीक है, तो ये सारी संपत्तियां जिससे हम विदेशी व्यापार कर सकते हैं दूसरे देश के साथ, वो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कहलाता है। ठीक है, तो दिसंबर 2023 के अंत में जो रिपोर्ट जारी किया गया था उसके अनुसार भारत का फॉरेक्स रिजर्व 623.2 मिलियन डॉलर का था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इस बार का जो ब्रिक्स है और इस बार का जो ब्रिक्स समिट है वो रशिया के कजान में ऑर्गेनाइज किया गया था। आपने ब्रिक्स समिट के बारे में सुना ही होगा। ब्रिक्स समिट जो है रशिया के रूस के कजान में जो है आयोजित किया गया था, और पहली बार है जब जो है काफी देश इसमें जुड़े थे। जैसे सऊदी अरब भी जुड़ा है इस बार, ईरान भी जुड़ा है, यूएई भी जुड़ा है, मिस्र भी जुड़ा है, इथोपिया भी जुड़ा है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी देश जो है ब्रिक्स के साथ जुड़ गए हैं। ब्रिक्स नाम से ही स्पष्ट है, पहले ये सिर्फ ब्रिक था। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, बाद में जाकर के साउथ अफ्रीका भी जुड़ा इससे, तो ये बन गया ब्रिक्स। ठीक है, और इस बार जो है ये सारे देश जुड़ गए। एक देश था अर्जेंटीना, वो भी जुड़ रहा था, पहले उसने हाँ कर दिया और फिर जो है उसने इनकार कर दिया जुड़ने से। तो अभी ये सारे देश जो है इसके मेंबर्स हो चुके हैं। ठीक है, ब्रिक्स के गठन की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स का गठन जो है 2009 में हुआ था। ठीक है, 16 जून 2009 में हुआ था। ठीक है, चलिए इसका जो पीडीएफ होगा वो आप निश्चित रूप से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे या इसके ऐप से भी डाउनलोड कर लेंगे। तो एग्जाम को अब बहुत कम टाइम बचा है और कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें और क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करें।
नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।